नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं सामान्य हिंदी का 42वां प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोगों ने 41 प्रैक्टिस सेट हल किए, जिसमें आप लोगों का पूर्ण सहयोग और समर्पण रहा, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं आप लोगों को कि आप लोग इतने शिद्दत के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। तो आज इसी कड़ी में हम लोग 42वें प्रैक्टिस सेट के साथ रूबरू हो रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण सूचना जो मुझे आपको देनी है वो ये है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ जुड़े रह सकें। तो टेलीग्राम पर हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप इस लिंक को फॉलो करें। इस लिंक के माध्यम से वहां पर सर्च करें, आपको हमारा पब्लिक चैनल मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा यदि आप चाहें तो डायरेक्ट सर्च बॉक्स में पीकेटी एजुकेट सर्च करेंगे तो भी आपको हमारा पब्लिक चैनल मिल जाएगा। आप हमारे पब्लिक चैनल के साथ जुड़िए, जिससे कि आप हमारे साथ हर पल बने रह सकें, हमारे हर अपडेट के साथ बने रह सकें। तो आपके सहयोग की मुझे नितांत आवश्यकता है, तो इसमें आप अपनी सहभागिता जरूर प्रदर्शित करिए, चैनल के साथ जरूर जुड़िए। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। और आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का वक्त होता है। इन 20 सेकंड में आपको चैट बॉक्स में अपना जवाब देना है। तो इसी के साथ आइए आज का पहला प्रश्न, जो अब आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ चुका है निम्नलिखित में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। जवाब आपको देना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प ए है मिठास, बी है अपनापन, सी है थकावट और डी है दूरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है विकल्प सी। थकावट भाववाचक संज्ञा है जो थकना क्रिया से बनी है। बाकी तीनों ऑप्शन जो आपके हैं उसमें विकल्प ए मिठास है, यह भी भाववाचक संज्ञा है और यह मीठा विशेषण से बनी है। अपनापन भी भाववाचक संज्ञा है, यह अपना सर्वनाम से बनी है। और दूरी भी भाववाचक संज्ञा है, जो दूर क्रिया विशेषण से बनी है। तो यहां पर क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, देखिए यहां पर प्रश्न क्या पूछा है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? थकना से थकावट। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न जो अब आपके सामने है, चंदन नवसित अंभोज तुषारा, तेरे यश के सामने लगते मलिन अपारा। इस पंक्ति में अलंकार है। विकल्प ए है उपमा, बी है उत्प्रेक्षा, सी है ब्याज निंदा और डी है तुल्य योगिता। इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? जवाब दीजिएगा। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प डी, तुल्य योगिता अलंकार। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जहां पर उपमेय एक हो और उपमान एक से ज्यादा हो, लेकिन उन सभी उपमानों का जो साधारण गुणधर्म हो वह एक हो, वहां पर तुल्य योगिता अलंकार होता है। जैसे मैंने कहा, जैसे ये आपका ये पंक्ति है आपकी, चंदन चंद कपूर नवसित अंभोज तुषारा, तेरे यश के सामने लगते मलिन अपारा। यहां पर आप देखिए चंदन, चंद्र, कपूर, श्वेत कमल और तुषार, इन सभी उपमानों का
एक ही साधारण गुणधर्म है कि ये लगते क्या हैं, ये लगते मलिन हैं, ये मलिन लगते हैं। और जबकि इसमें आपका उपमेय क्या है, उपमेय है आपका तेरे यश, तुम्हारे यश के सामने क्या लगते हैं, अत्यंत मलिन लगते हैं। तो कहने का मतलब तुम्हारा यश यहां पर उपमेय है, और उपमान इसके लिए कितने हैं, चंदन चंद्र कपूर नवसित अंभोज तुषारा। चंदन है, चंद्र है, कपूर है, नवसित अंभोज है माने श्वेत कमल, और तुषारा है। ये सभी उपमान हैं, और इन सभी उपमानों के लिए केवल एक साधारण गुणधर्म मलिन लगना का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए यहां पर तुल्य योगिता अलंकार है। इसको मैं बाद में आपको विस्तार से समझाऊंगा, फिलहाल अभी बस इतना ही जानते रहिए, और मुझे लगता है आप काफी हद तक इसको समझ भी गए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, इस पंक्ति में अलंकार है। विकल्प ए है उदाहरण अलंकार, बी है मानवीकरण अलंकार, सी है अतिशयोक्ति अलंकार, और डी है प्रतिवस्तुपमा अलंकार। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, मानवीकरण अलंकार। आप जानते हैं जहां पर जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। यहां पर मेघ को बन ठन कर और संवरने की बात कर रहा है, मेघ के बन ठन और संवरने की बात कर रहा है, जो मानव की प्रवृत्तियां हैं। और इस वजह से मेघ जबकि आपका क्या है, प्रकृति है, और प्रकृति के ऊपर मानवीय स्वभाव का आरोप किया गया है। यह मानव ही है जो बनता है, संवरता है, सजता है। तो ये सब मानवीय प्रवृत्तियां हैं, इस वजह से यहां पर मानवीकरण अलंकार है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। विकल्प ए है षट दर्शन, बी है सटानन, सी है षड्यंत्र, और डी है षड्यंत्र। तो आपको मुझे यह बताना है कि इसमें गलती कहां है, जो इसमें शुद्ध शब्द है वो कौन सा है, और अगर ये सभी इनमें जितने अशुद्ध हैं तो वो अशुद्ध क्यों है। देखिए, इसमें आपका पहला अशुद्ध है, ये षड दर्शन नहीं बल्कि षड दर्शन होना चाहिए, ड होना चाहिए, ड के नीचे हलंत होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए था। ये है आपका षड दर्शन। बी आपका सटानन है, वास्तव में ये सटानन नहीं है बल्कि ये आपका सडानन है, तो ये भी आपका गलत है। षड्यंत्र, षड्यंत्र यहां पर पूरा ड का प्रयोग कर दिया, जबकि यहां आधा ड ही होना चाहिए था। तो षड्यंत्र नहीं बल्कि षड्यंत्र होता है। तो विकल्प सी भी आपका यहां पर गलत है। यहां पर विकल्प डी आपका सही है, षड्यंत्र, यह सही है। ड के नीचे हलंत होना चाहिए था, सी वाले विकल्प में ड के नीचे हलंत नहीं है, इसलिए विकल्प डी आपका यहां पर शुद्ध है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। विकल्प ए है संयोग, बी है घाट, सी है पाठशाला, और डी है पीलापन। आपको मैंने कई बार बताया है, एक बार फिर बताता हूं कि संज्ञा की उत्पत्ति के आधार पर तीन भेद माने जाते हैं। पहला है रूढ़ संज्ञा, दूसरा है यौगिक संज्ञा, और तीसरा है योग रूढ़ संज्ञा। तो रूढ़ संज्ञा क्या होता है, दो वर्णों के मेल से या बनती है रूढ़ संज्ञा, और जो ये दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं, ये सार्थक भी हो सकते हैं और निरर्थक भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, रूढ़ शब्द इसी को कहते हैं। यौगिक शब्द उसे कहते हैं जिसमें दो सार्थक शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं। तो यहां आप देखिए, घाट शब्द है, विकल्प बी आप ध्यान से देखिएगा, घाट शब्द है, तो घा धन ट बराबर घाट हो गया।
पहले तो घा और ट का कोई मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन जब घा और ट दोनों मिला करके हमने लिख दिया तो यहाँ घाट हो गया, तो इस शब्द का अर्थ समझ में आ गया। जबकि पहला जो विकल्प है आपका संयोग, यह सम धन योग से बना है, तो यह भी यौगिक शब्द है। दो सार्थक शब्दों के योग से मिलकर के एक तीसरा शब्द बन रहा है। पाठ धन शाला बराबर पाठशाला, यह भी यौगिक शब्द है। पीला धन पन बराबर पीलापन, यह भी यौगिक शब्द है। जबकि योग रूढ़ शब्द में क्या होता है, इसमें सामासिक पदों की बात की जाती है, जिसमें दो सार्थक शब्द मिलकर एक नया शब्द तो बनाते हैं, लेकिन उस नए शब्द का कोई अन्य अर्थ भी प्रकट होता है। जैसे चक्रपाणि, चक्र है पाणि में जिसके, अर्थात विष्णु भगवान। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन यौगिक शब्द हैं और घाट यहाँ पर रूढ़ शब्द है, तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में देश शब्द नहीं है। विकल्प ए है घघरी, बी है गाड़ी, सी है लुटिया और डी है आलू। देखिए, घघरी, गाड़ी और लुटिया ये तीनों ही देश शब्द हैं, लेकिन जो आपका विकल्प डी यहां पर आलू है, आलू वास्तव में पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो विकल्प डी आपका यहां पर देश शब्द नहीं है, यह पुर्तगाली शब्द है, तो इसलिए यह आपका विदेश शब्द के अंतर्गत आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा सातवां प्रश्न है, बैठकबाज किस भाषा का शब्द है। विकल्प ए है तुर्की, बी है संकर शब्द, सी है पश्तो और डी है फारसी। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, संकर शब्द है बैठकबाज। बैठकबाज में बैठक हिंदी भाषा का शब्द है, जबकि बाज अरबी भाषा का शब्द है, तो हिंदी प्लस अरबी बराबर यह बन गया क्या, संकर शब्द बन गया। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आठवां प्रश्न है, चोंगा किस भाषा का शब्द है। विकल्प ए है अरबी, बी है फारसी, सी है तुर्की और डी है देश शब्द। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, जवाब दीजिएगा। चोंगा वास्तव में तुर्की भाषा का शब्द है, तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। तो इसमें किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें देश शब्द समझ लिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। चोंगा किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। तो किसी तरह की गलतफहमी में नहीं रहिएगा, ये सब प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है। विकल्प ए है आमदनी, बी है तिजोरी, सी है चाबी और डी है साया। तो जवाब आपको देना है। तो आप जानते हैं तिजोरी, चाबी और साया ये तीनों ही पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। इसमें विकल्प ए जो आपका आमदनी है, आमदनी वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है, तो विकल्प ए आपका यहां पर पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है, यह फारसी भाषा का शब्द है। तो विकल्प ए आपका ऑप्शन यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा 10वां प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। विकल्प ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा 11वां प्रश्न है, शब्द रूप कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो किसी गलतफहमी में मत रहिएगा, चीजें आपको आनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है। तो विकल्प ए है आपका 6, बी है 4, सी है 3 और डी है 2। तो शब्द रूप 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका संरूप या समरूप जिसे आप कहते हैं, और दूसरा है आपका रूपिम। समरूप जो होता है या संरूप जिसे आप कहते हैं, तो संरूप की अगर हम बात करें, संरूप में ऐसे शब्द आते हैं जो डिक्शनरी में हैं, मूल शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? संरूप कहते हैं। जबकि रूपिम वे शब्द होते हैं जिनके साथ कोई पद जुड़ा हो या कोई रूप कारक की विभक्ति जुड़ी हो या विकारी या विकारी शब्द के रूप में हो, तो प्रत्यय जुड़ा हो, कोई मात्रा जुड़ी हो, ये सब जुड़ा हो, या फिर कोई कारक की विभक्ति जुड़ी हो, अगर ऐसे शब्द रहते हैं तो वो रूपिम होते हैं। जबकि संरूप किसे कहते हैं? जिसमें मूल शब्द हों, डिक्शनरी के मूल शब्दों को हम क्या कहते हैं? संरूप कहते हैं। और रूपिम का मतलब यही हो गया, किसी भी शब्द के अंत में या तो प्रत्यय जोड़ दिया जाए या कोई कारक की विभक्ति जोड़ दी जाए या कोई मात्रा जोड़ करके उसको अलग तरीके से बनाया जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रूपिम कहते हैं। तो विकल्प फिलहाल आपका यहां पर डी सही है। शब्द रूप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है, यह किताब बहुत कीमती है, इस वाक्य में यह क्या है? विकल्प ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, सी है संबंधवाचक सर्वनाम और डी है संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प डी, संकेतवाचक विशेषण है। इसमें आप जानते हैं अच्छी तरह से कि संकेतवाचक विशेषण की पहचान क्या होती है। यह वह ये वे के बाद कोई जातिवाचक संज्ञा आती है, ये देखिए यह जातिवाचक संज्ञा, इसके बाद फिर या तो कोई संज्ञा आएगा, विशेषण आएगा, क्रिया आएगा या कोई पद आएगा। तो ऐसे में वह क्या हो जाती है, आपका जो है वह क्या हो जाता है? संकेतवाचक विशेषण हो जाता है। तो यहां देखिए अन्य चीजें आई हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहां पर आप देख सकते हैं यह संकेतवाचक विशेषण है जिसे हम सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। जबकि किताब यहां पर आपकी जातिवाचक संज्ञा है, तो यह विशेष्य बन जाएगा और यह आपका यहां पर क्या बन जाएगा? संकेतवाचक विशेषण बन जाएगा। बहुत यहां पर आपका क्या है? प्रविशेषण है। कीमती आपका यहां पर क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो यहां पर विकल्प आपका क्या हो गया सही? विकल्प आपका डी सही हो गया, संकेतवाचक विशेषण। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? विकल्प ए है हास्य रस, उसके आगे दिया गया है हास, बी है वीर रस उत्साह, सी है रौद्र रस क्रोध और डी है बीभत्स रस शोक। तो यहां अगर आप ध्यान से देखिए तो रस और रस के अस्थाई भाव दिए गए हैं। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, बिल्कुल सही है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, बिल्कुल सही है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। यहां पर शोक दिया गया है, जबकि शोक आपका करुण रस का स्थायी भाव है। तो विकल्प डी आपका यहां पर गलत है। बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होगा? बीभत्स रस का स्थायी भाव होगा जुगुप्सा, जिसका अर्थ होता है घृणा। तो यहां पर शोक दिया गया है, जबकि शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है, जो गलत है, जो सुमेलित नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है,
अब आपके सामने है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जहि चितवत एक बार। यह पंक्ति किसकी है? विकल्प ए है अमीर खुसरो की, बी है रसलीन की, सी है घानानंद की, और डी है ठाकुर की। तो जवाब आपको देना है। बहुत ही ख्यातिलब्ध पंक्ति है, जरूर आपको इसका जवाब पता होगा। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, रसलीन। यह पंक्ति किसकी है? रसलीन की है, और बहुत ही ख्यातिलब्ध पंक्ति है। जरा इसके अर्थ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इसमें पूछता है कि अलंकार कौन सा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसमें यथाक्रम अलंकार है, और यथाक्रम अलंकार कहाँ होता है? जहां पर किसी चीज का वर्णन हो और उसी के अनुपात में, उसी के क्रम में उसके गुणों आदि के बारे में या उसके प्रभाव के बारे में वर्णन किया जाए। तो यहां जरा देखिएगा, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार। नायिका के नेत्र बड़े ही सुंदर हैं, और नायिका के नेत्रों का जो श्वेत भाग है, पुतली की बात मैं कर रहा हूं, पुतली का जो बाहरी भाग है, जो सफेद भाग है, उसमें अमीय अमृत भरा हुआ है। श्वेत भाग में अमृत भरा हुआ है, श्याम हलाहल, और विष किस में भरा हुआ है? पुतली में, जो काले रंग की बीच की पुतली है उसमें क्या भरा हुआ है? विष भरा हुआ है। और मद रत्नार, रत्नार माने लाल भाग में, और जो आंखों की रक्तिम है, जो आंखों की लालिमा है, उसमें मद भरा हुआ है, नशा भरा हुआ है। जियत मरत झुकी झुकी परत, जहि चितवत एक बार। जो भी नायिका को एक बार देख लेता है, वह उसकी आंखों के सफेद भाग माने अमृत को देख करके जी उठता है। उसकी आंखों के काले भाग अर्थात विष को देख करके मर जाता है, और उसकी आंखों के लाल भाग अर्थात नशे वाले भाग को देख करके, उसकी आंखों की उस नशीली आंखों को देख करके झुकी झुकी परत नशे में बार बार इधर उधर डगमगाने लगता है। तो यहां पर उसी क्रम में बताया गया है, अमीय हलाहल मद भरे, पहले अमी है, तो यहां पर देखिए उसी क्रम में आप देख सकते हैं श्वेत शब्द का प्रयोग किया गया, हलाहल श्याम, मद रत्नार। और इसी क्रम में यहां देखिए अमृत को देख करके क्या रहा है? श्वेत भाग को देख करके जी रहा है, काले भाग को देखकर मर रहा है, और लाल भाग को देख करके क्या कर रहा है? नशे में हो जा रहा है। तो कहने का मतलब इसी क्रम में वर्णन किया गया है। तो नायिका के आंखों के सफेद भाग में अमृत भरा हुआ है, काले भाग में विष भरा हुआ है, और उसकी आंखों के लाल भाग में नशा भरा हुआ है, शराब जिसे आप कहते हैं। तो जो भी नायिका को एक बार देख लेता है, वह उसकी आंखों के सफेद भाग को देख करके अमृत पान करने की वजह से जी उठता है। जो उसकी आंखों में काले भाग को देखता है, काली पुतली को देखता है, वह मर जाता है, और जो उसकी आंखों के लाल भाग को देख लेता है, वह नशे में आकर के इधर उधर डगमगाने लगता है। बड़ा ही शानदार वर्णन रसलीन ने जी ने किया है। तो फिलहाल विकल्प बी आपका यहां पर सही है। इसमें यथाक्रम अलंकार है, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये दोनों ही चीजें आप जानते रहिए, तीसरा प्रश्न इससे आना नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, खुरदरा किस प्रकार का विशेषण है? विकल्प ए है गुणवाचक, बी है संख्यावाचक, सी है परिमाणवाचक, और डी है संकेतवाचक। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, गुणवाचक। खुरदरा गुणवाचक विशेषण है, और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत किसमें आता है? यह
स्पर्शवाचक में आता है। स्पर्शवाचक के अंतर्गत खुरदरा, मुलायम, सख्त, ये सब आते हैं। तो जब आप किसी को स्पर्श करेंगे तभी समझ पाएंगे कि वह खुरदरा है, कठोर है, मुलायम है, कैसा है, सख्त है। तो फिलहाल गुणवाचक विशेषण का यह भेद है, एक प्रकार है, एक स्पर्शवाचक, उसी के अंतर्गत खुरदरा आता है। आप जानते हैं गुणवाचक विशेषण के विद्वानों ने 7 भेद स्वीकार किए हैं, तो विकल्प ए फिलहाल आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, मेरे गांव में 50 घर हैं, इस वाक्य में विशेषण है। विकल्प ए है मेरे, बी है गांव में, सी है 50 और डी है घर। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें सही जवाब है आपका विकल्प सी, 50। देखिए, आप जानते हैं विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आपका गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्या से निश्चित संख्या का बोध होता है निश्चित संख्यावाचक से। तो 50 यहाँ पर निश्चित संख्या है और 50 किसकी विशेषता है? घर की विशेषता है। तो घर यहाँ पर 50 यहाँ पर आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा और घर आपका यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। तो फिलहाल आपका यहाँ पर विशेषण क्या है? 50, जबकि घर क्या है? आपका विशेष्य है। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 17वां प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? विकल्प ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? इसका सही जवाब है विकल्प ए। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ी लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। तो रूढ़ी लक्षणा में क्या होता है? इसमें मुख्य अर्थ छोड़कर कोई दूसरा रूढ़ अर्थ ले लिया जाता है। तो जैसे हमने कह दिया राम गधा है, तो राम गधा तो हो नहीं जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि गधा मूर्खता का रूढ़ उपमान है, इसलिए राम गधा नहीं बल्कि राम मूर्ख है। तो इस तरह से यह आपका कौन सी शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है? रूढ़ी लक्षणा के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा में क्या होता है? प्रयोजन के द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे हमने कह दिया गंगा पर बस्ती है, तो यहां यह मुझे बताइए कि गंगा पर तो कोई बस्ती कभी आबाद हो ही नहीं सकती है। तो यहां पर अगर इसका लक्ष्यार्थ अर्थ लिया जाएगा तो लक्ष्यार्थ अर्थ इसका क्या निकलेगा कि गंगा के तट पर बस्ती है। तो इसका प्रयोजन क्या हुआ कि गंगा तट के अतिशय निकट, शीतल और पवित्र स्थान पर यह बस्ती बसी हुई है। इसी वजह से हमने उसको लक्ष्यार्थ में क्या कह दिया? गंगा पर बस्ती है। तो गंगा पर बस्ती है माने गंगा के किनारे बस्ती है। तो ये प्रयोजन को हमने लिया है, यहां पर अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हमने इसका अर्थ बदला है, इसलिए यहां पर प्रयोजनवती लक्षणा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 18वां प्रश्न भी वैसा ही है। गंगा पर बस्ती है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? विकल्प ए है अभिधा, बी है लक्षणा, सी है व्यंजना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसको आपको समझाने की जरूरत है, इसका जवाब आप पहले से ही जानते हैं। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है और अगर लक्षणा शब्द शक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है पूछा जाए तो प्रयोजनवती लक्षणा है। तो फिलहाल ऐसा कोई विकल्प तो यहां दिया नहीं गया, लक्षणा शब्द शक्ति आपका यहां पर है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, मुझे देखते ही 9 2 11 हो गया, इस वाक्य में शब्द शक्ति है। विकल्प ए है रूढ़ी लक्षणा, बी है प्रयोजनवती लक्षणा और सी है अभिधा और डी है व्यंजना। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए रूढ़ी लक्षणा। देखिए, जितने भी मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, इन सब में रूढ़ी लक्षणा का ही प्रयोग होता है। तो ये सब रूढ़ी लक्षणा के ही उदाहरण हैं। जैसे वह हवा से बातें कर रहा है,
बाजार में लाठियां चल गई, उसने तो मेरी नाक कटा दी, मुझे देखते ही वह 9 2 11 हो गया। ये सब क्या है? आपका रूढ़ी लक्षणा का भेद है। तो ध्यान ये हमेशा याद रखिए कि जितने भी मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? रूढ़ी लक्षणा के अंतर्गत आती हैं। एक बार मैंने इसके पहले भी चर्चा किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी मुहावरे या लोकोक्तियां होते हैं, वो अपना सामान्य अर्थ नहीं देते, बल्कि लक्षार्थ अर्थ प्रकट करते हैं। तो ये आप जानते रहिए। यहां पर सही जवाब आपका क्या है? विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में विषम मात्रिक छंद का उदाहरण है। विकल्प ए है दोहा, बी है कुंडलिया, सी है बरवय और डी है रोला। तो यहां पर विकल्प ए आपका दोहा है। दोहा आप अच्छी तरह से जानते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। विकल्प सी आपका बरवय है। बरवय भी आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। आप जानते हैं बरवय के पहले और तीसरे चरण में प्रथम और तृतीय चरण में, पहले और तीसरे चरण में बरवय के 12-12 मात्राएं, और जबकि दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो बरवय भी आपका अर्ध सममात्रिक छंद माना जाता है। जबकि अगर हम रोला की बात करें, तो रोला सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो बचा आपका सही विकल्प क्या? यहां पर कुंडलिया बचा। और आप जानते हैं कि कुंडलिया बनता किससे है? दोहा और रोला के योग से। और यह विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद कैसे बनते हैं? एक सम मात्रिक छंद और एक अर्ध सम मात्रिक छंद के योग से बनते हैं। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। विकल्प ए है वह दौड़ता है, बी है उसका सिर खुजलाता है, सी है वह अपना सिर खुजलाता है और डी है तुम जाते हो। तो वह दौड़ता है, दौड़ने की क्रिया वह स्वयं से कर लेता है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। विकल्प ए। उसका सिर खुजलाता है, सिर में उसके स्वयं से खुजली हो रही है, वह कोई कार्य नहीं कर रहा है या बाहरी साधन की मदद भी नहीं ले रहा है, तो यह भी अकर्मक क्रिया है। वह अपना सिर खुजलाता है, यहां पर वह अपने हाथों से जानबूझकर अपना सिर खुजला रहा है, जबकि खुजलाना, यह सिर खुजलाना एक अस्वाभाविक प्रक्रिया है। जबकि खुजली हो रही, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो स्वतः हो रही है, लेकिन वह जानबूझ करके अब अपने सिर को खुजला रहा है अपने हाथों से। तो जब उसने अपने सिर को अपने हाथों से खुजलाना शुरू कर दिया, तो यहां पर एक अपने जानबूझ करके ऐसा कार्य कर रहा है। और जब अपने शारीरिक अंगों से जानबूझ करके कोई कार्य करता है, तो वह हमेशा सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। जबकि विकल्प डी, तुम जाते हो, जाना यहां पर अकर्मक क्रिया है। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है, वह अपना सिर खुजलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है, उसका सपना एक दिन पूरा होगा, इस वाक्य में उसका किस प्रकार का सर्वनाम है? विकल्प ए है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष के अंतर्गत वह आता है और वह का ही विकारी रूप है, उसका, उसकी, उसके। तो फिलहाल विकल्प ए आपका यहां पर सही है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, यह सब आएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, कौन, ये सब आता है। तो कहने का मतलब यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उसका आएगा। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष, विकल्प आपका सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 23वां प्रश्न है,
वह जो करे सो थोड़ा है, इस वाक्य में जो सो है। विकल्प ए है क्रिया विशेषण, बी है विशेषण, सी है सर्वनाम और डी है क्रिया। तो इसमें आपका सही जवाब है सी विकल्प, सर्वनाम। आप जानते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है जो सो। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे सो काटोगे, तो जो सो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है, सफेद गाय कम दूध देती है, इस वाक्य में विशेषण है। विकल्प ए है सफेद, बी है गाय, सी है कम और डी है ए और सी दोनों। तो गाय की विशेषता है सफेद। गाय कैसी है? सफेद है। और सफेद यहां पर क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। जबकि कम दूध देती है, दूध की विशेषता क्या है कि वह कम देती है। तो यहां पर यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया कम, जबकि यहां पर गुणवाचक विशेषण हो गया सफेद। तो सफेद गाय कम दूध देती है में सफेद और कम ये दोनों ही विशेषण हैं। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही होगा, ए और सी दोनों। जबकि यहां पर गाय और दूध ये दोनों ही विशेष्य हैं आपके। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 25वां प्रश्न है, कुछ लोग सो रहे हैं, इस वाक्य में कुछ किस प्रकार का विशेषण है? विकल्प ए है गुणवाचक विशेषण, बी है संख्यावाचक विशेषण, सी है परिमाणवाचक विशेषण और डी है सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत तो रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, अवस्था, स्थिति, समय, इन सब का बोध होता है। तो यहां पर गुणवाचक विशेषण होगा नहीं। संख्यावाचक विशेषण, आप जानते हैं संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहां पर लोग की विशेषता है कुछ। अगर 50 लोग रहा होता, 10 लोग रहा होता, 20 लोग रहा होता, तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता। लेकिन कुछ माने पता नहीं कितने लोग हैं। तो यहां कुछ आपका क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जबकि लोग क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो कुछ यहां पर, चूंकि विकल्प में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण तो है नहीं, तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। कुछ आपका संख्यावाचक विशेषण है, जबकि लोग आपका यहां पर विशेष्य है। तो परिमाणवाचक विशेषण यहां पर है नहीं, क्योंकि परिमाणवाचक विशेषण के साथ इकाई बोधक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे किलो, लीटर, मीटर, बीघा, गज, ये सब। सार्वनामिक विशेषण में यह, वह, ये, वे, ये सब आता है। तो फिलहाल विकल्प बी आपका यहां पर सही है, संख्यावाचक विशेषण। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में संयोग मूलक सर्वनाम का उदाहरण है। विकल्प ए है कुछ, बी है कोई, सी है कुछ कुछ और डी है तू। तो कुछ तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तू यहां पर आपका मध्यम पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम। संयोग मूलक का को संयोग मूलक सर्वनाम को ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम। तो ये जो संयोग मूलक या संयुक्त सर्वनाम होते हैं, दो अनिश्चयवाचक सर्वनामों के योग से मिलकर के बनते हैं। तो ये कई तरीके से बनाए जाते हैं। फिलहाल यहां पर विकल्प आपका सी सही है, कुछ कुछ। अगर कुछ न कुछ रहता तब भी होता, तो कोई न कोई रहता तब भी होता, कोई कोई रहा होता तब भी आपका संयोग मूलक सर्वनाम ही होता। तो संयोग मूलक सर्वनाम आपके दो अनिश्चयवाचक सर्वनामों के योग से बनते हैं। कभी कभी इसके साथ और जुड़ा रहता है, जैसे कुछ और, कोई और, ये भी संयोग मूलक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो फिलहाल विकल्प सी आपका यहां पर सही है। जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के मेल से बना है? विकल्प ए है अपमानित, बी है बेजोड़, सी है मादक और डी है बाहरी। देखिए, इसमें आपका सही जवाब है अपमानित, विकल्प ए। इसमें अप उपसर्ग है, जबकि मान इसमें मूल शब्द है और इत आपका यहां पर प्रत्यय है।
तो अप और इत, अप उपसर्ग है, इत प्रत्यय है और मान यहां पर मूल शब्द है। तो आप देख सकते हैं इसमें यही इकलौता शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का मेल हुआ है। बेजोड़ में बे उपसर्ग है और जोड़ शब्द है, तो इसमें केवल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहां देखिए मादक में मद धन अक है, तो इसमें केवल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बाहर में ई प्रत्यय का प्रयोग करके बाहरी बनाया गया है, इसमें भी केवल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है, अपमानित। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आकार में रामायण से महाभारत बृहत है, इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? विकल्प ए है आकार में, बी है रामायण से महाभारत, सी है बृहत है और डी है कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी। विकल्प सी में यहां पर त्रुटि है। क्यों त्रुटि है? आप जानते हैं यहां पर तुलना की जा रही है, रामायण और महाभारत के बीच में तुलना करते हुए यह बताया गया है कि महाभारत रामायण से ज्यादा बड़ा है। तो तुलना सूचक है, तो यह विशेषण भी यहां पर तुलना सूचक होना चाहिए था। इसका मतलब विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग होना चाहिए था, तो बृहत का बृहत्तर होना चाहिए था यहां, जबकि विशेषण की मूल अवस्था का ही प्रयोग किया गया है। तो यहां क्या होना चाहिए था? आपका बृहत्तर होना चाहिए था। तो आकार में रामायण से महाभारत बृहत्तर है, ऐसे वाक्य बनना चाहिए था। यहां बृहत है, यह मूलावस्था है, तो इसलिए विकल्प सी में गलती है। यहां बृहत के जगह पर उत्तरावस्था बृहत्तर का प्रयोग होना चाहिए था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 29वां प्रश्न है, रामचरण बीच में बोल उठा, यह संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है? विकल्प ए है अनुमति बोधक, बी है निश्चय बोधक, सी है अवकाश बोधक और डी है शक्ति बोधक। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, इसमें निश्चय बोधक है। जानते हैं संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं और उसी में से ये चारों भेद हैं। तो अनुमति बोधक में अनुमति मांगी जाती है, निश्चय बोधक में दो क्रियाएं होती हैं और उससे जो है फर्म डिटर्मिनेशन का बोध होता है, निश्चय का बोध होता है। यहां आप देखिए बोल और उठा, बोलना यहां पर मुख्य क्रिया है और उठा यहां पर रंजक क्रिया है। अवकाश बोधक में अवकाश बोधक क्रियाओं की पहचान क्या होती है? आप जानते हैं अंत में पाया पाई पाए आता है, जैसे मैं सो पाया, वह उठ पाया, वह जा पाया, मैं खा पाया, ये सब आ जाता है। शक्ति बोधक में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, जैसे मैं तुमसे लड़ सकता हूं, वह किताब पढ़ सकता है, ये सब आता है। तो निश्चय बोधक यहां पर क्रिया है, इसमें जो संयुक्त क्रिया का भेद है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने 30वें प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, लुभाना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? विकल्प ए है संयुक्त क्रिया, बी है प्रेरणार्थक क्रिया, सी है नाम धातु क्रिया और डी है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया माने क्रिया प्लस कर होता है, ये तो होगा नहीं। प्रेरणार्थक क्रिया में वाया वाई वाए, वाना वानी वाने, आ ई ए, ये सब आता है। तो जैसे पढ़वाया, लिखवाया, दौड़ाया, हंसाया, ये सब आता है, तो ये भी नहीं होगा। संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं होनी चाहिए, ये होगा नहीं। लोभ शब्द से लुभाना बना है और लोभ भाववाचक संज्ञा है और इसी भाववाचक संज्ञा से लुभाना शब्द बना है, तो इसमें यह नाम धातु क्रिया है। आप जानते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों के प्रयोग से नाम धातु क्रियाएं बनाई जाती हैं। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है, लोभ से लुभाना क्रिया बनी है जो नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 31वां प्रश्न है, व्याप्त में संधि है। विकल्प ए है गुण संधि, बी है वृद्धि संधि, सी है यण संधि और डी है अयादि संधि। तो इसमें आपका सही जवाब है यण संधि। ये देखिए
इसमें आपका कौन सी संधि है? यण संधि है। और इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जरा सा तोड़ लिया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा सही हो जाएगा। ये देखिए, आधा व आधा य आ आधा प त ई। मान लीजिए, ठीक है, यह बनता किस में है? छोटी ई में। तो छोटी ई की मात्रा लगेगी किस पर? अपने पूर्ववर्ती वर्ण व पर। तो व पर छोटी ई की मात्रा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? वी। और वी धन आपती बराबर क्या हो जाएगा आपका? व्याप्ति हो जाएगा। तो यहां पर आधा यह है, तो आधा आधा यह ई में बदल रहा है, तो ई जो छोटी है वो तो यह में बदलेगा ना, और आधा यह में जब बदलेगा तो उसके साथ जब आ की मात्रा जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा। तो बी धन आपति बराबर व्याप्ति होगा। यह यण संधि का उदाहरण है। यहां मैं लिख पाने में थोड़ा असमर्थ हूं, और इसको आपको मैंने संधि पढ़ाते समय बहुत बेहतर तरीके से समझाया था, तो मुझे लगता है आप समझ गए हैं। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। हमारा 32वां प्रश्न है, भवन का संधि विच्छेद होगा भूधन वन, बी है भोधन अन, सी है भौधन वन, और डी है भूधन अन। तो आप जानते हैं यह अयादि संधि का उदाहरण है। भो धन अन बराबर भवन हो गया आपका। आप जानते हैं कोई भी शब्द हो, जब हम बोलते हैं और बीच में अय अव आय आव ये सब आ जाता है तो वहां कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। तो भवन अव आ रहा है, तो अव की मात्रा बनती किसमें है? ओ की मात्रा में चेंज हो जाती है। तो भो धन अन बराबर भवन हो गया। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है, जो अयादि संधि का उदाहरण है। आइए, हमारा 33वां प्रश्न है, स्नानागार में समास है। विकल्प ए है अव्ययी भाव, बी है तत्पुरुष, सी है कर्मधारय, और डी है बहुब्रीहि। तो स्नानागार, स्नान के लिए आगार, तो के लिए है, कौन सी विभक्ति है ये? संप्रदान कारक की विभक्ति है, के लिए। तो स्नान के लिए आगार, आगार माने घर, तो यहां पर पूर्व पद से के लिए माने संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है, और इस वजह से इसमें आपका समास कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष होगा। विकल्प बी आपका यहां पर सही है, तत्पुरुष समास है इसमें आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 34वां प्रश्न है, नगराज में समास है। विकल्प ए है अव्ययी भाव, बी है तत्पुरुष, सी है बहुब्रीहि, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो नगराज, नग माने होता है पर्वत, और राज का मतलब होता है राजा। नगराज का यहां अर्थ पर्वतराज अर्थात हिमालय से लिया गया है। यहां आप देख सकते हैं कि दोनों शब्द मिलकर के एक तीसरा शब्द तो बना रहे हैं, लेकिन उस तीसरे शब्द का एक अन्य अर्थ निकल रहा है, हिमालय। और जानते हैं जब दोनों पदों की प्रधानता न होकर के किसी तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है तो वहां पर समास कौन सा हो जाता है? बहुब्रीहि। तो नगराज अर्थात नगों का राजा अर्थात हिमालय, विकल्प सी आपका यहां पर सही हो गया, इसमें बहुब्रीहि समास है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है? विकल्प है आखा तीज, अक्षय तृतीया बिल्कुल सही है, इधर उधर इतस्ततः यह भी सही है, आज का अद्य यह भी सही है, आधा, आधा का संपूर्ण आधा का अर्ध होता है तत्सम, जबकि यहां पर दुर्भिक्ष लिख दिया है, दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल। तो विकल्प डी आपका यहां पर गलत है, इसी का मेल आपका सही नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ्योष्ठ वर्ण है। विकल्प ए है अ आ, बी है उ, सी है ए और डी है ओ औ। तो अ आ कंठ वर्ण है, उ ओष्ठ वर्ण है, ए कंठ तालव्य है, और ओ औ आपका कंठ्योष्ठ है। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 37वां प्रश्न है,
बड़ों का आदर हमारा परम कर्तव्य है, रेखांकित शब्द क्या है? विकल्प ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है विशेषण और डी है क्रिया विशेषण। मैंने आपको कई बार बताया है, विशेषण हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अगर किसी विशेषण को हम बहुवचन में लिख देते हैं तो वह विशेषण क्या बन जाता है? वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो बड़ा अगर रहा होता तो विशेषण होता, बड़ों हो गया, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। विकल्प ए आपका यहां पर सही है, यह कभी विशेषण का कार्य नहीं कर सकता। तो हमेशा याद रखिए, विशेषण सदैव एक वचन में होते हैं। अगर विशेषणों को बहुवचन में लिखा जाता है तो क्या बन जाते हैं? वो संज्ञा बन जाते हैं। और कौन सी संज्ञा बनते हैं? जातिवाचक संज्ञा बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 38वां प्रश्न है, हवा का रुख पहचानना मुहावरे का सही अर्थ है? समय बदल जाना, बी है अवसर की महत्ता को पहचानना, सी है हवा हो जाना और डी है हवा के बहाव को समझना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी मुहावरे या लोकोक्तियां होते हैं उनका जो अर्थ होता है वह लक्ष्यार्थ होता है, वह सामान्य अर्थ नहीं होता जो कि वास्तव में दिखता है। हवा का रुख पहचानना का अर्थ होता है अवसर की महत्ता को पहचानना, अवसर को समझना कि वास्तव में समय हमारे अनुकूल है या नहीं। तो विकल्प बी आपका यहां पर ऑप्शन सही होगा। हवा का रुख पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अवसर की महत्ता को पहचानना। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 29वां प्रश्न है जो अब आपके सामने है, जितने लोग उतने प्रेम किसकी कृति है? विकल्प ए है ममता कालिया, बी है सुरेंद्र वर्मा और आपका सी है लीलाधर जंगूड़ी और डी है विश्वनाथ त्रिपाठी। तो यहां आपको जवाब देना है। इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, लीलाधर जंगूड़ी। जितने लोग उतने प्रेम, यह लीलाधर जंगूड़ी की काव्य कृति है, काव्य संग्रह है उनका। और इस काव्य संग्रह पर 2018 ईस्वी में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो यह बड़ी ही महत्वपूर्ण कृति है, परीक्षा में बराबर पूछी जा सकती है और पूछी जाया करती है। तो 2018 में लीलाधर जंगूड़ी को जितने लोग उतने प्रेम पर व्यास सम्मान दिया गया था। यह एक काव्य संग्रह है, यह ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 40वां प्रश्न है, भारत के भाषा परिवार और हिंदी भाषा विज्ञान ग्रंथ के लेखक हैं? विकल्प ए है डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी है राम स्वरूप चतुर्वेदी, बी है रमेश चंद्र शाह और डी है परमानंद श्रीवास्तव। तो इसका आपका सही जवाब है विकल्प ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा भारत के भाषा परिवार और हिंदी भाषा विज्ञान ग्रंथ के लेखक हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये पहले ऐसे साहित्यकार थे जिन्हें पहली बार व्यास सम्मान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ। तो 1991 ईस्वी से व्यास सम्मान प्रदान किया जा रहा है और 1991 में सबसे पहले यह व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर रामविलास शर्मा को किया गया 1991 में। और उनकी किस रचना पर किया गया? भारत के भाषा परिवार और हिंदी भाषा विज्ञान, इसी ग्रंथ पर उन्हें प्रदान किया गया था। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। और इसी के साथ आज के हमारे इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही किया है। एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप चाहें तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ प्रारूप में हमारे पब्लिक चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ऊपर भी मैंने इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा किया है। तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए और हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रहिए, जिससे कि हम सभी का उत्साहवर्धन होता रहे। तो देखिए, अगर प्रश्न आपके गलत भी हो रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लगातार हमारे साथ बने रहिए। यकीन मानिए, एक दिन ऐसा आएगा जब आप 100% अपने प्रश्नों को सही तरीके से हल कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। दैट्स ऑल।